दोस्तों ये आज से जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हम इतिहास, भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास में सबसे पहले भारतीय इतिहास के, जैसे आपको पता है, 3 पार्ट होते हैं। पहले प्राचीन भारत होता है, दूसरा मध्यकालीन भारत होता है, तीसरा आधुनिक भारत होता है। ठीक है, अगर आप इतिहास के क्वेश्चंस की बात करेंगे, अगर एग्जाम के अंदर इतिहास के सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सबसे अधिक क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो वो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, या 2 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला पार्ट जहां से भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ और उन्होंने कैसे भारत में अपनी सत्ता स्थापित की, उस पूरे डेटा को पढ़ना होता है, जिसमें हम कहां तक पढ़ते हैं, जहां तक भारत में महात्मा गांधी का आगमन होता है, उसे पार्ट 1 माना जाता है। और पार्ट टू हम उसे मानते हैं जहां से भारत में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका यात्रा से लौटकर वापस आ जाते हैं और भारत की स्वतंत्रता के लिए क्या चलाते हैं, आंदोलन चलाते हैं। वो सब पार्ट 2 में आता है। और अधिकांश एग्जाम्स के अंदर देखा गया है कि पार्ट 2 से सबसे अधिक क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे एग्जाम्स के अंदर कहां किस किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं थ्योरेटिकल वे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो महात्मा गांधी के दादाजी का नाम उत्तम चंद गांधी था। ये क्या काम करते थे? ये दीवान के पद पर काम करते थे। ये क्या थे? दीवान थे। गुजरात राज्य का जो काठियावाड़ क्षेत्र है, काठियावाड़ क्षेत्र जो पोरबंदर, काठियावाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता था एक पोरबंदर के क्या थे? ये दीवान थे। पोरबंदर जो देशी रियासत थी उसके क्या थे? ये दीवान थे। जब इनकी मृत्यु हो गई, उत्तम चंद गांधी जी की मृत्यु हो गई, तो उसके उपरांत इनके पुत्र करमचंद गांधी ने क्या पिता की पदवी संभाली और पोरबंदर के जो नए दीवान बने वो कौन बन गए? करमचंद गांधी जी बन गए। करमचंद गांधी ने 4 विवाह किए थे, 4 शादियां की थी। यानी कि गांधी जी के गांधी जी के पिताजी ने 4 विवाह किए थे। उनको पहली 3 पत्नियों से कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। यानी करमचंद गांधी जी ने 4 विवाह किए थे और उनको पहली 3 पत्नियों से कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई थी। जो उन्होंने चौथी शादी की थी वो करी थी पुतलीबाई से उनको 4 संतान उत्पन्न हुई, जिसमें 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। इनके 3 पुत्रों में पहले पुत्र का नाम था लक्ष्मीदास गांधी, दूसरे पुत्र का नाम था कृष्णदास गांधी और तीसरे पुत्र का नाम था मोहनदास गांधी। इनकी 1 पुत्री थी जिनका नाम था रालिया बेन। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन के अंदर पूछ लेगा कि बताओ गांधी जी के भाई का क्या नाम था? लक्ष्मीदास गांधी था और दूसरे का नाम था कृष्णदास गांधी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक क्षेत्र में हुआ था। अब आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछेगा गांधी जी का जन्म किस क्षेत्र में हुआ था, तो वहां पर काठियावाड़ क्षेत्र कह देगा, मालाबार क्षेत्र कह देगा। तो इन तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा। तो क्या होगा कि गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक क्षेत्र में हुआ था, जिले में हुआ था। गांधी जी के बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। पुतलीबाई एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। ये कहा जाता है कि इन्हीं के प्रभाव के कारण गांधी जी के अंदर धार्मिक प्रवृत्तियां उत्पन्न हुई। यानी कि माता की धार्मिक प्रवृत्ति को देखकर गांधी जी भी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति बन गए थे। नेक्स्ट, गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा गुजरात के पोरबंदर से हुई थी। तो आपसे पूछ लेता है गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा कहां से हुई थी? गुजरात के पोरबंदर से हुई थी। जो ये आप फोटो देख रहे हो, जो इमेज देख रहे हो, ये कस्तूरबा गांधी जी की फोटो है। 1876 ईस्वी में गांधी जी की सगाई कर दी गई कस्तूरबा गांधी जी से। आपसे क्वेश्चन आएगा गांधी जी की सगाई किस वर्ष हुई थी? तो 1876 ईस्वी में गांधी जी की सगाई हुई थी। और कस्तूरबा गांधी जी के पिता का नाम था गोकुलदास माखन जी। और गोकुलदास माखन जी एक व्यापारी थे। क्या थे? एक व्यापारी थे। नेक्स्ट, आगे
1883 ईस्वी में जब गांधी जी की उम्र 13.5 वर्ष की थी और कस्तूरबा गांधी 14 वर्ष की थी, तब इनका विवाह कर दिया गया। यानी कि आपसे क्वेश्चन आएगा गांधी जी का विवाह कितनी वर्ष आयु में हुआ था, तो 13.5 वर्ष की आयु में हुआ था। कस्तूरबा गांधी जी से 6 महीने बड़ी थी। लेकिन इस बात पर विवादित है, क्वेश्चन विवादित इसलिए है क्योंकि कुछ इतिहासकार कहते हैं इनका और कस्तूरबा गांधी जी से 1 वर्ष बड़ी थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखना कि एग्जाम में किस तरीके का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, दोनों नहीं देगा, देखना, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी जी के 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम हरिलाल गांधी जो 1888 ईस्वी में जन्मे थे। दूसरे पुत्र का नाम मणिलाल गांधी जो 1892 ईस्वी में जन्मे थे। ये पहले 2 पुत्र गांधी जी के भारत में जन्म लिए थे। तीसरे पुत्र का नाम था रामदास गांधी और चौथे पुत्र का नाम था देवदास गांधी। ये अन्य दोनों पुत्र जो थे, दोनों पुत्र ये दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने जन्म लिया था। यानी कि गांधी जी के 4 पुत्रों में पहले 2 पुत्र हरिलाल गांधी और मणिलाल गांधी ये दोनों भारत में जन्मे थे। दूसरे और अन्य तीसरे और चौथे पुत्र रामदास गांधी और देवदास गांधी ये दोनों दक्षिण अफ्रीका में जन्मे थे। गांधी जी ने अपने 5वें पुत्र की उपाधि, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि गांधी जी के 5वें पुत्र की, गांधी जी ने अपने 5वें पुत्र की उपाधि किसको दी थी, तो वो दी थी जमनालाल बजाज को। और जमनालाल बजाज कौन थे, यह एक व्यापारी थे। 1885 ईस्वी में गांधी जी के पिता करमचंद गांधी जी की मृत्यु हो गई, यानी स्वर्गवास हो गया। 1885 ईस्वी में गांधी जी के पिता करमचंद गांधी जी का स्वर्गवास हो गया। नेक्स्ट, 1887 ईस्वी में गांधी जी ने मैट्रिक्स की परीक्षा पास की। और क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने मैट्रिक्स की परीक्षा कहां से पास की थी, तो वो पास की थी राजकोट से। यानी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर से हुई थी, प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर से, लेकिन इन्होंने मैट्रिक्स की परीक्षा कहां से करी, राजकोट से पास की। आगे की पढ़ाई इन्होंने राजकोट से ही की और आगे की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने श्यामल दास महाविद्यालय में प्रवेश लिया। यानी कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने श्यामल दास महाविद्यालय में क्या लिया, एडमिशन लिया। लेकिन उन्होंने वहां पर केवल 1 वर्ष ही शिक्षा ग्रहण करी। श्यामल दास महाविद्यालय में केवल इन्होंने 1 साल ही शिक्षा ग्रहण करी। उसका प्रमुख कारण यह था कि गांधी जी वकालत करना चाहते थे और वो इसके लिए लंदन जाना चाहते थे। कहां, लंदन जाना चाहते थे। नेक्स्ट, 4 सितंबर 1888 ईस्वी में इन्होंने अपने घर पर इस चीज को बात करी बड़े भाई से, तो इजाजत मिली और ये कहां चले गए, लंदन। 4 सितंबर 1888 ईस्वी में गांधी जी लंदन गए और गांधी जी ने वहां द इनर टेम्पल महाविद्यालय से वकालत की पढ़ाई पूरी की। तो आपसे क्वेश्चन आता है गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई किस विद्यालय से की थी, द इनर टेम्पल महाविद्यालय जो लंदन में था। उस दौरान गांधी जी साउथहैम्पटन नामक स्थान पर रहे थे। तो आपसे क्वेश्चन आता है लंदन में गांधी जी किस स्थान पर रहे थे, किस शहर में रहे थे, तो साउथहैम्पटन नामक शहर में वो रहे थे। उन्होंने कहां से शिक्षा ग्रहण करी थी, वकालत की पढ़ाई कहां से करी थी, उन्होंने द इनर टेम्पल महाविद्यालय से इन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी करी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपसे कि गांधी जी भारत कब आए, वकालत की पढ़ाई करके भारत कब आए, 1891 ईस्वी में। 1891 ईस्वी में गांधी जी वकालत की पढ़ाई पूरा कर कहां आ गए, भारत आ गए। और भारत आने के उपरांत जब उपरांत ही क्या हुआ, 1891 ईस्वी में इनकी माता का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। यानी कि 1891 ईस्वी में इनकी माता का भी देहांत हो गया। इन्होंने वकालत की पढ़ाई सबसे पहले बंबई से, इन्होंने वकालत अपनी कहां से शुरुआत की, इन्होंने जो वकालत शुरुआत की वो बंबई से स्टार्ट की। लेकिन वकालत में इन्हें अच्छी सफलता नहीं मिली, वहां उन्हें अच्छी सफलता नहीं मिली। उसके उपरांत ये राजकोट वापस आ गए। राजकोट में इन्होंने क्या करने लगे, राजकोट में ये जो जरूरतमंद लोग होते थे
उनके मुकदमों की अर्जियां लिखने लगे, उनके मुकदमों की क्या लिखने लगे, अर्जियां लिखने का काम शुरू कर दिया। उसी उपरांत इन्होंने क्या करा, एक फर्म से जुड़ गए। गुजरात में जो आपका राजकोट था, राजकोट में वकीलों की जो फर्म थी उस फर्म से भी जुड़ गए। अब आगे फर्म से जुड़ गए। 1893 ईस्वी में गांधी जी को अपने भाई के सहयोग से, लक्ष्मीदास गांधी जी के सहयोग से इनको एक केस मिला। वो केस था दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का इनको क्या मिला, एक केस मिला। यह केस कहां चल रहा था, दक्षिण अफ्रीका में। कहां चलना था, दक्षिण अफ्रीका में। ये केस क्या था, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी के कुछ 40,000 पाउंड की रकम का अपने ही एक दूसरे व्यापारी जिनका नाम था सर सैयद हाजी जी के साथ कुछ लेन देन चल रहा था। इसके लिए ही क्या हुआ, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी ने गांधी जी को हायर कर लिया, यानी गांधी जी के साथ 1 साल का क्या करा, करार करा, एक समझौता कर लिया। अब उस समझौते के तहत कुछ बातें तय हुई। पहली बात, गांधी जी को यात्रा करने के लिए प्रथम श्रेणी रेल यात्रा टिकट दिए गए, यानी उसका खर्चा जो भी होगा वो कंपनी देगी। दूसरा, रहने खाने की व्यवस्था जो भी होगी वो कंपनी कराएगी। और गांधी जी को 105 पाउंड प्रति महीना वेतन के रूप में कंपनी देगी। ये कंपनी के साथ गांधी जी का तय हुआ। अच्छा, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी का केस गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जाकर लड़ा और गांधी जी ने यह केस दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी को जिता दिया। लेकिन गांधी जी उदारवादी विचार के व्यक्ति थे, तो उन्होंने सर सैयद अहमद खां, सैयद हाजी जी, जो सैयद हाजी जी थे, उन पर अतिरिक्त भार ना डालते हुए दोनों के बीच, यानी दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी और हाजी जी के बीच एक समझौता कराया और कहा कि इतनी बड़ी रकम को आप क्या दे सकते हो, किस्तों के रूप में क्या करोगे, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी को क्या कराओगे, वापस करोगे। इसी दौरान गांधी जी के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। कैसे, देखो, महात्मा गांधी जब ये केस जीत गए तो इनकी वहां पर पकड़ अच्छी बन गई, वकालत इनकी अच्छी चलने लगी। तो ये यही वहीं पर रह के क्या करना चाहते थे, वकालत करना चाहते थे। तो महात्मा गांधी जी इसी दौरान रेल से डरबन से विक्टोरिया जा रहे थे। तो आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताओ, गांधी जी किस स्टेशन से किस स्टेशन के मध्यांश जा रहे थे, या किन 2 शहरों के मध्यांश जा रहे थे, तब उनको रेल से जबरदस्ती उतार दिया गया था। तो कौन से, डरबन से विक्टोरिया जा रहे थे और वो प्रथम श्रेणी रेल डिब्बे में क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। वो प्रथम श्रेणी रेल डिब्बे में क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। तभी उस डिब्बे में बैठे कुछ अंग्रेजों ने गांधी जी के साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ बदतमीजी की और उन्हें क्या करा, उन्हें मोरिसबर्ग नामक रेलवे स्टेशन पर जबरदस्ती उतार दिया। जबकि जो टिकट उनके पास था वही टिकट किसके पास था, गांधी जी के पास था। लेकिन फिर भी गांधी जी को जबरदस्ती कहां उतार दिया, मोरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को उतार दिया। गांधी जी को रेलवे स्टेशन पर उतारने का प्रमुख कारण था रंग भेद की नीति, यानी कि उस समय दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति चल रही थी, यानी काले गोरे की नीति के आधार पर गांधी जी को जबरदस्ती उस रेल डिब्बे से क्या कर दिया गया, उतार दिया गया। महात्मा गांधी जी के जीवन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। पूरी रात, कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि पूरी रात गांधी जी उस मोरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पर ही बैठे रहे और सोचते रहे कि क्या अंग्रेजों ने जो किया है वो ठीक किया है, या उनके साथ जो हुआ है वो किस कारण हुआ है। अब गांधी जी ने सोच लिया था कि इसको क्या करना है, इन्हें खत्म करना है इस चीज को यहां से। नेक्स्ट, अब कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं बीच बीच में वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते इन पर, लेकिन कभी कभी इनसे क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है जानना। देखो, महात्मा गांधी के जो बड़े पुत्र थे हरिलाल गांधी के साथ महात्मा गांधी का विवाद हो गया था। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ गांधी जी के किस पुत्र के साथ महात्मा गांधी का विवाद हुआ था। तो जो बड़े पुत्र थे हरिलाल गांधी, उनके साथ इनका विवाद हो गया था महात्मा गांधी का। उसका प्रमुख कारण क्या था, विवाद होने का कारण यह था
कि सन 1911 ईस्वी में जो हरिलाल गांधी थे वो आगे की पढ़ाई करने कहां जाना चाहते थे? लंदन जाना चाहते थे। आगे की जो पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते थे, लंदन जाना चाहते थे। लेकिन इसका विरोध किसने किया? इसका विरोध किया महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी थे। यानी कि महात्मा गांधी क्योंकि खुद लंदन रहकर आए थे, वहां की संस्कृति को देख चुके थे, तो उनको लग रहा था कि शायद उनके बेटे के ऊपर यानी कि पुत्र के ऊपर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। तो उन्होंने क्या करा? इसका विरोध किया। इसी विवाद के चलते हरिलाल गांधी जी ने गृह त्याग कर दिया, यानी अपना घर छोड़ दिया, और गृह त्याग करने के उपरांत ये दूसरे शहर में जाकर रहने लगे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सन 1930 ईस्वी में हरिलाल गांधी ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया और इन्होंने अपना नाम बदलकर अब्दुल्ला गांधी रख लिया। इन्होंने नाम बदलकर क्या रख लिया? अब्दुल्ला गांधी रख लिया। लेकिन कुछ समय के उपरांत इन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़कर आर्य धर्म को स्वीकार कर लिया और अंतिम जीवन तक ये आर्य ही बने रहे। ठीक है। नेक्स्ट, इनका जो तीसरा पुत्र था रामदास गांधी, रामदास गांधी के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध थे। सबसे प्रिय पुत्र रामदास गांधी को ही मानते थे। रामदास गांधी ने ही महात्मा गांधी की जब मृत्यु हो गई थी तो उन्हें क्या दी थी? अग्नि दी थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि महात्मा गांधी को मृत्यु उपरांत अग्नि देने वाले पुत्र का क्या नाम था? तो वो रामदास गांधी थे। रामदास गांधी का एक पुत्र था जिनका नाम था कानू गांधी। क्या नाम था? कानू गांधी। कानू गांधी गांधी जी के पर्सनल फोटोग्राफर थे, यानी कि केवल उनको ही गांधी जी की फोटो लेने का क्या था? अनुमति थी। आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या कुछ आपने फोटोग्राफ्स या वीडियोस वगैरह देखी होंगी गांधी जी की, तो वो अधिकांश वीडियोग्राफ या फोटो कानू गांधी द्वारा ही लिए गए हैं। ठीक है। कानू गांधी की पत्नी का नाम था आभा गांधी। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आगे चलकर जब मैं आगे आपको सत्याग्रह इनके पढ़ाऊंगा तो वहां पर इन लोगों के नाम का प्रयोग होगा। तो आपको पता होना चाहिए आभा गांधी कौन है, कानू गांधी कौन है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा के ऊपर अगर मैं बोलता हूं भारतीय मुद्रा यानी कि जो नोट हैं उनके ऊपर गांधी जी का फोटो कब से आना स्टार्ट हुआ है? पहले ऐसा नहीं था कि शुरुआत से ही जब से नोट छप रहे हैं तब से महात्मा गांधी का ही फोटो आ रहा है, नहीं। 1969 से महात्मा गांधी जी का फोटो पहली बार 5 और 10 रुपए के नोट पर छापा गया था। 5 रुपए और 10 रुपए के नोट पर पहली बार जो छापा गया था वो 1969 को छापा गया था। अच्छा, ये फोटो कहां लिया गया था? जब महात्मा गांधी राष्ट्रपति भवन के सामने लॉर्ड पैथिक लॉरेंस से मिले थे तब ये फोटो खींचा गया था। अच्छा, कुछ इतिहासकार इस फोटो को किसने खींचा था ये विवादित क्वेश्चन है, लेकिन अधिकांश जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं उन्होंने बताया है कि ये फोटो कानू गांधी द्वारा खींचा गया फोटो था। ठीक है। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ महात्मा गांधी अब महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं जो बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। यहां से तो 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही बनता है। तो देखो, जो उनकी आत्मकथा है, महात्मा गांधी जी की जो आत्मकथा है उसे कहते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग। क्या कहते हैं? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो इन्होंने 1925 ईस्वी में लिखी थी, लेकिन इसका प्रकाशन 1927 ईस्वी में हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो गांधी जी की आत्मकथा है, इस आत्मकथा को गांधी जी ने कब लिखा था? सन 1925 ईस्वी में। लेकिन इसका प्रकाशन कब किया था? सन 1927 ईस्वी में किया था। दूसरी इनकी किताब है गीता माता। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब पूछी जाती है कि बताओ गीता माता किसकी रचना है? महात्मा गांधी की। तीसरी किताब है सत्य महाव्रत, 7 महाव्रत। 7 महाव्रत किसकी रचना है? महात्मा गांधी की रचना है। चौथी है हिंद स्वराज। इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंद स्वराज किताब की रचना गांधी जी ने कब की थी? तो 1909 ईस्वी में की थी। इसका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ था
और ये गुजराती भाषा में लिखी गई थी। आगे इसको आप पढ़ोगे भी कि किस दौरान, किस यात्रा के दौरान इन्होंने ये किताब की रचना करी थी। 5वीं किताब है इंडिया इज माई ड्रीम। इंडिया इज माई ड्रीम, ये किताब भी महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। सत्याग्रह, ये किताब भी महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ये इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे। महात्मा गांधी जी का प्रथम आंदोलन, महात्मा गांधी जी का प्रथम आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में किया था। महात्मा गांधी ने प्रथम आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में किया था। कारण क्या था? उस आंदोलन को शुरू करने का कारण था कि महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में रह रहे थे तो उनको पता चली कि उनको ये पता लगा कि दक्षिण अफ्रीका सरकार ने, यानी दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय रह रहे हैं और लगभग 250 भारतीय थे उस दौरान वहां पर, उनसे उनका मत देने का अधिकार छीन लिया गया है। यानी कि वो अब मत नहीं, यानी वोट नहीं दे सकते। तो इसके विरुद्ध में, इसी के विरोध में गांधी जी ने क्या किया था? सत्याग्रह किया था। लेकिन यह सत्याग्रह असफल सत्याग्रह था, इसमें गांधी जी को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। चलो नेक्स्ट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, नटाल इंडियन कांग्रेस। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहां और किसने की थी? नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने की थी। इसकी स्थापना गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में की थी 1894 ईस्वी में। 1894 ईस्वी में गांधी जी ने एक संगठन बनाया। क्या बनाया? एक संगठन। उस संगठन बनाने की उनको क्या आवश्यकता हुई, यह समझना कि जिस तरीके से एशियाई व्यक्तियों के साथ दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव किए जा रहे थे, एशियाई व्यक्तियों के साथ जब दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव किए जा रहे थे, उसी के विरोध में गांधी जी ने एक संगठन तैयार किया। उस संगठन को बोला गया नटाल इंडियन कांग्रेस। उसकी स्थापना गांधी जी ने की। इस संगठन की सदस्यता लेने के लिए पहले गांधी जी ने शुल्क रखा था, कुछ फीस रखी और उसको 5 सलोंग पर सदस्य, यह कहा गया कि 5 सलोंग पर सदस्य जो होगी इसकी फीस रखी जाएगी। लेकिन ये फीस बहुत ज्यादा थी। इस पर संगठन ने विचार किया और बाद में इसको कम कर दिया गया। कम करने के बाद 3 पाउंड पर सदस्य इसकी फीस कर दी गई। सदस्यता लेने के लिए 3 पाउंड पर सदस्य इसकी फीस बाद में कर दी गई। तो आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताओ नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने की थी। कहां की थी? दक्षिण अफ्रीका में की थी। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी स्थापना कब की थी? 1894 ईस्वी में की थी। ये इंपॉर्टेंट 3-4 क्वेश्चन इससे बनते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। जैसा मैंने आपको बताया कि इसका कारण क्या था, क्यों की थी नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना, कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों और एशियाई व्यक्तियों के साथ जो एशियाई व्यक्ति थे, क्योंकि भारत भी उस समय एशियाई के तो हमें, एशियाई व्यक्तियों के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसके खिलाफ क्या उठाई थी? आवाज उठाने के लिए इस संगठन का निर्माण किया था। अब आपने एक सुना होगा ग्रीन पैम्पलेट, यानी ग्रीन पर्चा क्या है? तो ग्रीन पर्चा यानी ग्रीन पैम्पलेट जो था वो क्या था, ये समझना। 1896 ईस्वी में गांधी जी भारत आए, अपने परिवार से मिलने भारत आए। उसी यात्रा के दौरान, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से भारत यात्रा के दौरान, उन्होंने एक पर्चे पर जो उनके साथ दक्षिण अफ्रीका में जो घटनाएं घटित हुई थी, जो भी अंग्रेजी सरकार या वहां की सरकार या किसी के भी द्वारा जो भी उनके साथ घटनाएं घटित हुई थी, उनको उन्होंने एक पर्चे में उतारा, उनको एक पर्चे में लिखा। उस पर्चे को उन्होंने, जब वो भारत आए तो उन्होंने इस पर्चे की 10,000 से ज्यादा छाया प्रति, यानी कि इनकी फोटोकॉपी करवाई। यानी उसकी मतलब क्या करवाया, उसका फोटोकॉपी कराई। और फोटोकॉपी कराने के बाद उन्हें गुजरात तथा उसके आस पड़ोस के क्षेत्र में बंटवाया। वो उसमें था क्या, देखो, वो हरे रंग का पर्चा छपा था, इसलिए उसको ग्रीन पैम्पलेट कहते हैं। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा, गांधी जी ने ग्रीन पैम्पलेट
पर्चा कब प्रकाशित किया था? तो 1896 ईस्वी में गांधी जी ने इस पर्चे को प्रकाशित किया था क्या इस पर्चे के अंदर? इस पर्चे के अंदर जो एशियाई व्यक्तियों के साथ और गांधी जी के साथ जो दक्षिण अफ्रीका में भेदभाव हो रहे थे, जो उनका वहां पर शोषण किया गया था, उस तरीके की सारी घटनाएं उन्होंने इस पर्चे में प्रकाशित की थी, लिखी थी, जिससे कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अंग्रेजी सरकार का लोगों को वास्तविक चेहरा पता चले कि क्या है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका बोर युद्ध। बोर युद्ध, अब आपसे पूछेगा कि बोर युद्ध की, अब ये सब क्वेश्चन आपको जो अदर चैनल्स हैं वो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि ये सब उनके हिसाब से नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे ये आपको भी नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है। एग्जामिनर वहीं से पूछता है जहां से अब हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो बोर युद्ध 1899 ईस्वी से लेकर 1902 ईस्वी तक बोर युद्ध चला था। हुआ क्या था? दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों से पहले वहां पे डच पहुंच गए थे। जैसे भारत में पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर इंग्लिश आए यानी अंग्रेज आए। तो उसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों से पहले कौन आ गए थे? डच पहुंच गए थे, वहां पे निवास कर रहे थे। और उन डचों ने क्या किया था? तो दक्षिण अफ्रीका के जो मूल निवासी जिन्हें हबसी कहा जाता है, क्या कहा जाता था? हबसी, उनकी भूमि को छीनना स्टार्ट कर दिया। कि जैसे कि भारत में जो अंग्रेजों ने किया था, वहां पर दक्षिण अफ्रीका में वहां पर किन्होंने किया? ये डचों ने किया। नेक्स्ट, जब दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों का आगमन हुआ तो जमीनी विवाद यानी जमीन का विवाद को लेकर अंग्रेज और डच आपस में लड़ने लगे। इसी युद्ध को बोर युद्ध कहा गया, यानी इसी लड़ाई को बोर युद्ध कहा गया। ऐसा क्यों? देखो, दक्षिण अफ्रीका में उस दौरान दो उपनिवेश हो चुके थे। एक तरफ डच थे जिन्हें बोर कहा जाता था। अब इसका नाम बोर युद्ध का नाम बोर युद्ध इसलिए पड़ा क्योंकि जो डच थे उन डचों को बोर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बोर। और अंग्रेज, यानी दो उपनिवेश हो चुके थे, एक थे डच और एक थे अंग्रेज। डच और अंग्रेजों ने आपस में एक संधि करी और संधि के अनुसार यानी एक समझौता करा और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र के दो विभाजन कर दिए। दो भागों में दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र बांटा। पहले भाग जो डचों के हिस्से में आया उसे बोला गया ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल। क्या बोला गया? ट्रांसवाल। यानी कि ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल, ये दो क्षेत्र किसके हिस्से में आ गए? डचों के क्षेत्र में आ गए। और जो अंग्रेज थे उनके क्षेत्र में नटाल आ गया, केप कॉलोनी, ये क्षेत्र किसके क्षेत्र में आ गया? ये वाला क्षेत्र किसके अंतर्गत आ गया? अंग्रेजों के क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। नेक्स्ट, डचों के हिस्से में आने वाली भूमि, जो डचों के हिस्से में जो भूमि आई थी ट्रांसवाल, उसमें सोने और चांदी की क्या निकल आई? खाने। उसमें सोने और चांदी की क्या आ गई? पाई गई? खाने। अब अंग्रेजों को यह लगा कि डचों को पहले से यह मालूम था कि यहां पर सोने और चांदी की क्या है? खाने हैं, और डचों ने हमें जानबूझकर वो हिस्सा नहीं दिया है। इसी बात को लेकर अंग्रेजों और डचों में क्या हो गया? युद्ध छिड़ गया, भयंकर युद्ध छिड़ गया। इसी युद्ध को बोर युद्ध का नाम दिया गया। इसी युद्ध को खासकर क्या किया गया? बोर युद्ध दिया गया। बोर युद्ध के दौरान भारत में किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। तो गांधी जी ने यह निर्णय लिया था कि वो इस युद्ध में यानी इस बोर युद्ध में किसका साथ देंगे? अंग्रेजों का साथ देंगे। क्यों? उनकी सोच ये थी कि भारत के अंदर उपनिवेश कौन है? भारत के अंदर जो उपनिवेश हैं वो अंग्रेज हैं, और अगर वो अंग्रेजों का यहां पर साथ नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे? अपने देश के साथ क्या करेंगे? गद्दारी करेंगे। तो इसी सोच कर लेकर गांधी जी ने अंग्रेजों का वहां पर क्या दिया? साथ दिया। कैसे साथ दिया? कोई युद्ध लड़ा था? नहीं, युद्ध नहीं लड़ा था। बोर युद्ध के दौरान गांधी जी ने जो नटाल इंडियन कांग्रेस की जो स्थापना करी थी, बोर युद्ध से पहले जो गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की जो स्थापना की थी, उस संगठन के माध्यम से बोर युद्ध के दौरान गांधी जी ने एक एम्बुलेंस कोर की स्थापना करी। गांधी जी ने क्या की थी? एम्बुलेंस कोर, यानी कि चिकित्सा सेवा मुहैया कराई। किसको? बोर युद्ध में जो अंग्रेजी सैनिक थे, जो घायल सैनिक थे, उनको मेडिकल चिकित्सा प्रदान कराई थी इस एम्बुलेंस कोर की सहायता से।
यानी कि जब युद्ध चल रहा था तो जो अंग्रेजी सैनिक जो घायल हो जाते थे उनको मेडिकल चिकित्सा प्रोवाइड कराई थी किसने? गांधी जी ने। किसकी सहायता से? एम्बुलेंस कोर की सहायता से। और एम्बुलेंस कोर क्या था? जो नटाल इंडियन कांग्रेस के जो संगठन था उस संगठन के लोगों को इकट्ठा करा था। और वो जो पूरा एम्बुलेंस कोर थी वो लगभग 1100 लोगों की एक क्या थी? समिति थी। यानी 1100 लोगों ने क्या की थी? बोर युद्ध में गांधी जी का सहयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट इसी से खुश होकर गांधी जी को क्या दिया था जब बोर युद्ध समाप्त हो गया था? इसी से खुश होकर जब ये बोर युद्ध समाप्त हो गया था तो जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने खुश होकर गांधी जी को बोर पदक प्रदान किए थे। यानी गांधी जी के साथ जो सहयोगी थे उन्हें क्या प्रोवाइड कराए थे? बोर पदक प्रोवाइड कराए थे, यानी बोर पदक दिए थे। तो आज की क्लास को यहीं तक सीमित रखते हैं। देखो, आपने जो भी क्लास में पढ़ा आप एक बार इसके अपने हाथ से नोट्स बनाना, क्योंकि बेटा जी देखो, अगर आप हाथ से नोट्स नहीं बनाओगे तो सफलता मिलना मुश्किल है, मतलब थोड़ा कठिन पड़ जाएगा। क्योंकि जब आप अपने हाथ से नोट्सों को बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। और इस वीडियो को आप 2 बार देख लेना पूरा, और फिर देखना कि आपसे कैसे जो वैकल्पिक क्वेश्चन है वो कैसे छूटते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू। अगली वीडियो आपको नेक्स्ट जल्दी ही मैं प्रोवाइड कराऊंगा।